तो दोस्तों अब मैं वापस आ गया हूँ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम आखिरी के 4 एपिसोड्स को देखते हुए फाइनली इस सीरीज को खत्म करेंगे। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके पहले उसे देख लो, वरना इस वीडियो में तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सारी चीजें कनेक्टेड हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अब हम इसी के साथ सीधा चलते हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर की डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो अब एपिसोड 5 में कहानी शुरू होती है पैरी, लियो और कमील के फ्यूनरल से, जहाँ पे उन तीनों की मम्मियां भी आई हुई थी और बच्चों की आत्माएं अपने पापा को देख रही थी। यहाँ पे रॉड्रिक को वो जेस्चर पहली बार दिखाई दिया था और वो अपने बच्चों की आत्माओं से आंखें नहीं मिला पा रहा था। खैर, जो भी हो रहा था उसके चलते रॉड्रिक ने अपने 3 बचे हुए बच्चों के लिए बॉडीगार्ड्स रख दिए थे। बचे हुए 3 लोग फ्यूनरल के बाद ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं, पर तीनों में इनडायरेक्टली बहसबाजी हो जाती है कि अब 3 लोग तो मर गए हैं, तो रॉड्रिक का फेवरेट बच्चा कौन सा होगा, जिससे विक्टोरिन गुस्से में वहां से चले जाती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में लेनोर खुश होती है क्योंकि अब मोरेला अपनी पलकें झपकाकर हाँ या ना में जवाब दे रही थी। पर आज फेडरिक डॉक्टर से बोल के अपनी बीवी को घर ले जाने की तैयारी में जुट जाता है, जिससे लेनोर और डॉक्टर दोनों ही चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि मोरेला की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो घर पे तो बिल्कुल अकेले रह ही नहीं सकती। वहीं उस रात को डॉक्टर एल को पता चलता है कि विक्टोरिन उससे बिना पूछे ह्यूमन ट्रायल करने जा रही है। यहाँ पे विक्टोरिन सारी कहानी अपने पापा पे डाल देती है, पर बातों बातों में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बता देती है कि उसने डॉक्टर एल के झूठे सिग्नेचर करे रिपोर्ट्स के ऊपर, ताकि उन्हें अप्रूवल मिल जाए। ये सुन के डॉक्टर एल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और विक्टोरिन से वो ब्रेकअप कर लेती है। पर विक्टोरिन अब अशर परिवार के पैसों की धौंस दिखाती है, पर फिर भी जब डॉक्टर एल नहीं रुकती तो वो एक आर्टिकल को उठाकर डॉक्टर एल के सर पे खिंचाकर मारती है और सीन कट हो जाता है। अगले दिन से अब विक्टोरिन को हम थोड़ा पागल से रूप में देखते हैं, जहाँ पे वो बार बार डॉक्टर एल से फोन करके माफी मांग रही थी, पर डॉक्टर एल फोन नहीं उठा रही थी और साथ ही साथ उसे एक अजीब सी कान में चुभने वाली आवाज बार बार आ रही थी, जिससे उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। वहीं मिस्टर पिम और ऑगी केस के जज से मिलते हैं और ऑब्वियसली जो जज था वो केस की डेट आगे बढ़ा देता है, क्योंकि अशर परिवार में एक और मौत हुई थी, जिससे ऑगी को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। जज अब ऑगी से पूछता है कि वो अशर परिवार का कौन सा धोखेबाज है जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, पर ऑगी जज को इस बारे में नहीं बताता। पर फ्यूचर में रॉड्रिक अब उससे सेम सवाल करता है और हमें पता चलता है कि धोखेबाज था ही नहीं, वो सब कुछ बस ऑगी की एक चाल थी अशर परिवार को फंसाने की। और वो इस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि इसे नहीं पता था कि अशर परिवार मरने लगेगा। रॉड्रिक ऑगी को बोलता है कि अशर परिवार की मौत सालों से ऑलरेडी तय हो रखी थी, और तभी ऑगी के दिल से खून निकलने लगता है और रॉड्रिक को ऑगी की जगह दिखाई देती है डिमोनिक विक्टोरिन। और एक बार फिर से सीन जाता है 1979 की कहानी पे। कहानी में हम इस बार मैडलिन को देखते हैं, जो आई हुई थी रूफस से मिलने और वो उससे जॉब मांग रही थी डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में एंटर करने वाली। और यहाँ पे हो जाता है रूफस को शक, क्योंकि कुछ दिन पहले ऑगी उन डॉक्यूमेंट्स को लेके घूम रहा था और अब मैडलिन आ गई है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक जॉब मांगने के लिए। उसे मैडलिन और रॉड्रिक का प्लान कुछ कुछ समझ आने लगता है और इसलिए वो मैडलिन की बुरी तरीके से बेइज्जती करता है। और इतना ही नहीं, रूफस ऑलरेडी जानता था कि मैडलिन और रॉड्रिक इस कंपनी के असली वारिस है, और इस बात को भी लेके वो मैडलिन को बहुत ज्यादा जलील करता है, जिससे मैडलिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने प्लान को बदल देती है। मैडलिन आज अपने भाई को बोलती है ऑगी से मिलने के लिए और ऑगी का साथ देने के लिए, और रॉड्रिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो लोग ऑगी को बुलाकर उसका साथ देते हैं और अब ऑगी के साथ मिलके वो लोग फॉर्चुनाटो कंपनी को गिराने वाले थे, पर इसमें भी दाल में कुछ काला था जो आगे पता चलेगा। अब प्रेजेंट में मिस्टर पिम वर्ना की एक और फोटो लेके मैडलिन और रॉड्रिक के पास आता है और अब फोटो में ये साफ था कि वो औरत कौन है। मैडलिन उस औरत को पहचान लेती है न्यू ईयर पार्टी के बाहर से, पर रॉड्रिक इस बात पे यकीन नहीं करता।
वो बोलता है कि उस रात जो हुआ था वो बस एक सपना था, पर मैडलिन बोलती है कि तुम्हारा वो सपना अब हकीकत बनके वापस आ गया है। और अब मैडलिन अच्छी तरीके से समझ गई थी कि हो क्या रहा है। वही विक्टोरिन से मिलने के लिए आई हुई थी वर्ना, और अपनी झूठी झूठी बातों के बीच में विक्टोरिन को बार बार वो गंदी सी आवाज आ रही थी जिससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। विक्टोरिन उस आवाज से डरने भी लगी थी और फिर वर्ना के जाने के बाद वो अपने पूरे ऑफिस को कबाड़ा कर देती है और उसे पता नहीं चलता कि वो आवाज कहां से आ रही है। उस रात को टैमी और बिल में हो जाती है लड़ाई, क्योंकि टैमी हर एक लाइव स्ट्रीम में आजकल बिल के साथ वर्ना को देख रही थी और उसे लग रहा था कि बिल का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा है। बिल मना करता है पर टैमी उसकी बात नहीं सुनती और बिल को खूब जलील करती है और वहां से भगा देती है ये कह के कि वो बिल जैसे करोड़ों पतियों को ऐसे खरीद सकती है एक चुटकी में। वही रॉड्रिक अशर एक बार फिर से बेसमेंट में आकर उस दीवार से बातें कर रहा था और फिर वो उस रात को लिगाडोन की बहुत बड़ी डोज लेने की सोचता है पर नहीं लेता। वो एक तलवार से खुद को कुछ बुरा करने की सोचता है पर नहीं करता, और वो छत से नीचे गिरने की भी सोचता है पर नहीं कूदता, क्योंकि रॉड्रिक अशर एक बुज़दिल था। पर दोस्तों, रॉड्रिक अशर ये अच्छे से जान गया था कि अगर वो मर जाएगा तो शायद उसके बच्चे जिंदा बच जाए। खैर, रॉड्रिक रात को जाके मिलता है विक्टोरिन से और वो उससे दिल की मशीन के बारे में बात कर रहा था, पर विक्टोरिन का बातों पे ध्यान नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो डिमोनिक आवाज सुन सुन के अब पागल हो चुकी थी। पर अजीब बात तो ये थी कि वो आवाज रॉड्रिक को भी सुनाई दे रही थी। आवाज की वजह से विक्टोरिन बिल्कुल डिमोनिकली बिहेव कर रही थी और तभी उसे डॉक्टर एल घर में दिखाई देती है। विक्टोरिन डॉक्टर एल का पीछा करती है और तभी उसे याद आता है कि जब उसने उस आर्टिकल को डॉक्टर एल को मारा था तो डॉक्टर एल मर गई थी। पर विक्टोरिन वो सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी पागल हो गई थी डिप्रेशन के चलते। विक्टोरिन को अब जब ये याद आता है तो उसे अपने हाथ में सर्जरी वाले ब्लेड वगैरह भी दिखने लगते हैं। और वहीं रॉड्रिक अशर उस आवाज के पीछे एक कमरे के अंदर पहुंचता है जहां पे मौजूद थी डॉक्टर एल की म्यूटिलेटेड लाश। विक्टोरिन भी वहां पे आके लाश को देखती है और दोस्तों, उसने डॉक्टर एल के दिल के अंदर वही दिल वाली मशीन लगा रखी थी जिससे डॉक्टर एल का दिल तो धड़क रहा था पर वो जिंदा नहीं थी और वो अजीब आवाज उसी मशीन के अंदर से आ रही थी। ये देखने के बाद रॉड्रिक चौंक जाता है, पर जब विक्टोरिन को यकीन होता है कि उसकी मशीन बेकार है तो वो भी मर जाती है स्टैब करके अपने पापा के सामने। वही अब टैमी अशर को नींद के झपकियां आने लगी थी। वो कॉफी पी के जिंदा रह पा रही थी पर अब कॉफी का भी असर नहीं हो रहा था। टैमी को घर में डिमोनिक चीजें दिखने लगी थी और फाइनली हार मार के वो सोने की कोशिश करती है, पर नींद की गोली लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आती। खैर, विक्टोरिन के मरने के बाद रॉड्रिक अपने ऑफिस में अनबॉक्स करता है 2 कीमती सैफायर्स को। वो उन सैफायर्स को अपने बच्चों की आत्माओं को दिखाता है और दोस्तों, वो सैफायर्स इजिप्ट की रानियों के मरने के बाद उनकी आंखों में लगाए जाते हैं। तभी वहां पे आती है मैडलिन और अपने भाई को बोलती है कि 4 अशर मर चुके हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो पास में उन्होंने किया था वो सच हो रहा है। पर रॉड्रिक अभी भी यकीन नहीं करता। अगले दिन विक्टोरिन की मौत की खबर हर जगह टीवी पे आ जाती है, जिससे लेनोर को चिंता होने लगती है कि कहीं उसका पापा भी ना मारा जाए। पर वही फेडरिक अपनी बीवी को घर ले आया था और वो उससे अब अजीब अजीब डिमोनिक बातें करता था। वही मिस्टर पिम को विक्टोरिन की फाइल्स के अंदर मिलता है क्लेम नाम की एक लड़की का रिकॉर्ड, और ऑब्वियसली क्लेम थी वर्ना, और मिस्टर पिम उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि अशर परिवार खतरे में है। और दूसरी तरफ टैमी अपने पापा से मिलने के लिए आती है, पर वो इंस्टेंट मिलती है जूनो से, और आज टैमी को पता चलता है कि जूनो कोई बुरी औरत नहीं है। उसे तो हमेशा से बड़ा परिवार चाहिए था, और अब क्योंकि उसका परिवार मर रहा है तो जूनो सच में दुखी थी। और वो भी रॉड्रिक की ज्यादा बड़ी फैन नहीं थी, पर वो रॉड्रिक से प्यार करती थी। खैर, मिस्टर पिम अब जो क्लेम की आईडी पे एड्रेस पड़ा हुआ था उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, और दोस्तों, वो एड्रेस था मैडलिन और रॉड्रिक का बचपन वाला घर, जहाँ पे एलिजा मरी थी और जहाँ पे ऑगी को रॉड्रिक कहानी सुना रहा है, जिससे ऑगी चौंक जाता है।
रॉड्रिक बताता है कि मिस्टर पिम ने नॉर्थ पोल भी पार कर रखा है, तो अगर वर्ना को कोई पकड़ सकता था तो वो था मिस्टर पिम। पर तभी पीछे की खिड़की टूटती है। रॉड्रिक डर के मारे जमीन पे गिर जाता है और सामने आती है टैमी अशर की आत्मा, जो अपने पापा का हाथ मांगती है। ऑगी रॉड्रिक को संभालता है और सीन वापस 1979 की कहानी में जाता है, जहां पे रॉड्रिक ऑगी के साथ मिलके चुपके से फॉर्चुनाटो कंपनी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। खैर, प्रेजेंट में अगले दिन पिम और मैडलिन रखते हैं रॉड्रिक के सामने कुछ डेमोनिक चीजें। पिम ने वर्ना के ऊपर इंटरनेट पे थॉरो रिसर्च करी थी और दोस्तों, वर्ना तो बहुत सारे अमीर लोगों की फोटो में मौजूद थी, इवन मार्क जकरबर्ग के साथ भी। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि फोटोज टाइम के साथ साथ पुरानी होती जा रही थी और वर्ना की मौजूदगी सारी फोटो में सेम थी। कहने का मतलब, वर्ना पास्ट के टाइम से अमीर लोगों के साथ फोटो में दिख रही थी, पर वर्ना की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ रही थी। मतलब वो कोई इंसान नहीं है। मैडलिन रॉड्रिक को फिर से समझाती है कि जो न्यू ईयर की रात को हुआ था वो सच था, पर रॉड्रिक अभी भी नहीं मानता। और वहीं दूसरी तरफ मोरेला अब कुछ शब्द बोल पा रही थी, जिससे लेनोर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेनोर ये बात जाके अपने पापा को बताती है, पर फेडरिक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ देर बाद फेडरिक जाता है और वो मोरेला को नाइट्रेट की डोज देता है, जिससे इंसान कुछ घंटों के लिए पैरालाइज हो जाता है। और फेडरिक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। सीन अब जाता है गोल्डबर्ग के लॉन्च पे, जहां पे मैडलिन आई हुई थी टैमी का हौसला बढ़ाने के लिए, और टैमी ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी, तो उसे आ रही थी झपकियां। अब तभी टैमी को स्टेज पे दिखती है उसकी जगह वर्ना, जो स्पीच दे रही थी, जिससे टैमी गुस्से में आके गाली निकाल देती है सबके सामने और वर्ना गायब हो जाती है। खैर, किसी तरीके से टैमी अपनी स्पीच को संभालती है और फ्रंट रो में जूनो भी आई हुई थी उसे सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों, टैमी को बार बार जूनो के पीछे वाली कुर्सी पे वर्ना दिखाई दे रही थी, जिससे वो बार बार कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी और जूनो को लग रहा था कि टैमी उसे बोल रही है। थोड़ी देर बाद चीजें एस्केलेट होने लगती है। टैमी घबराने लगती है, उसके वर्ड्स पलटने लगते हैं और मैडलिन समझ जाती है कि वर्ना वहां पर आ चुकी है। मैडलिन वर्ना को भीड़ में ढूंढने की कोशिश करती है और फिर तभी स्क्रीन पे टैमी की जगह दिखाई देने लगती है वर्ना, और फिर टैमी की वो पॉर्न वाली हैबिट की वीडियो टीवी पे चल जाती है। गुस्से में टैमी टीवी फोड़ देती है और फिर भीड़ में खड़ी वर्ना के ऊपर माइक फेंक देती है, पर माइक लगता है जूनो को। मैडलिन भी भीड़ में वर्ना को देख लेती है और मैडलिन उसे पकड़ भी लेती है, पर वर्ना धूल में बदलकर गायब हो जाती है। खैर, अब टैमी भागकर घर आती है और अब उसे घर में दिखाई देने लगती है वर्ना, जो उसी के रूप में इधर उधर घूम रही थी। टैमी को अब जब भी वर्ना दिखाई दे रही थी, वो उसे हॉकी से मार रही थी, जिसके चक्कर में एक शीशा टूट जाता है और उसके चेहरे में घुस जाता है। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब वर्ना टैमी से डिमोनिक बातें करने लगती है और टैमी एक एक करके सारे शीशे तोड़ने लगती है। पूरा कमरा कांच से भर जाता है और एंड में टैमी डर के मारे बिस्तर के ऊपर लगे हुए शीशे को भी तोड़ देती है और ऑब्वियसली उसके शरीर में कांच हर जगह घुस जाता है और टैमी अशर भी मारी जाती है। खैर, अब आगे रॉड्रिक और ऑगी की बातों से हमें पता चलता है कि रॉड्रिक एनाबेल से सच्चा प्यार करता था और रॉड्रिक के हिसाब से पूरी अशर फैमिली में सिर्फ दो लोग अच्छे थे, एनाबेल अशर और लेनोर अशर। कहानी में आगे रॉड्रिक हो रहा था गुस्सा, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक वारिस बचा था। मैडलिन बोल रही थी कि वो वापस आ गई है अपना वादा निभाने के लिए, पर रॉड्रिक अभी भी नहीं सुनता। मैडलिन समझ जाती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और दोस्तों, यहाँ पे बात उठती है बोर्ड की, जो कई सारे बड़े लोगों की एक टीम थी, और अगर बोर्ड ने फॉर्चुनाटो कंपनी को बंद कर दिया तो कंपनी सच में बंद हो जाएगी। मैडलिन समझ गई थी कि कंपनी को अब संभालने के लिए कोई भी नहीं है और रॉड्रिक को कैडासिल की बीमारी है, तो वो प्लान करती है कि वो अब खुद बोर्ड को जाकर अपनी एआई चैटबॉट की कंपनी को पिच करेगी और फिर वो फॉर्चुनाटो कंपनी को बदल देगी एक नई कंपनी में। वहीं दूसरी तरफ फेडरिक एडिक्शन के चलते पागल हो गया था और उसने अपनी बीवी के चारों ओर अपनी और उसकी फोटो लगा दी थी।
लगातार वो अपनी बीवी को नाइट्रेट की डोज देता जा रहा था, जिसके बाद अचानक रॉड्रिक बुलाता है फेड्रिक को। अब आज रॉड्रिक फेड्रिक को डांटता है क्योंकि उसने अभी तक उस बिल्डिंग को नहीं तोड़वाया और अब रॉड्रिक फेड्रिक को बस एक दिन का टाइम देता है। वही जो जूनो थी वो अपने डॉक्टर से बात करती है और असल में अब जूनो लिगाडोन की डोज को छोड़ना चाहती थी, पर डॉक्टर के हिसाब से अगर उसने ऐसा किया तो वो मारी जाएगी। ये बात डॉक्टर इनडायरेक्टली बोलता है और लिगाडोन को छोड़ने के लिए जूनो को अगले 3 साल तक डोज को धीरे धीरे कम करना होगा, जो कि एक चैलेंज था। पर जूनो मान जाती है और बात को ज्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए जूनो इस काम में एंड में कामयाब भी हो जाएगी। खैर जो फेड्रिक था वो बिल्डिंग को तोड़वाने के लिए जा रहा था, पर जाने से पहले अपनी बीवी से बदला लेने के लिए प्लायर्स को उठाता है और मोरेला के दांत बाहर निकाल देता है। फेड्रिक अपने लिए अपना व्हाइट स्टफ पैक कर रहा था कि तभी कुछ देर के लिए उसे कुछ हो जाता है और फेड्रिक बिल्कुल शांत हो जाता है, पर फिर अचानक से उसे होश आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। पर दोस्तों आप लोग इस सीन को याद रखना, घर से निकलते वक्त फेड्रिक अपनी बेटी को भी बुरी तरीके से डांटता है और उसे मना करता है मोरेला से मिलने के लिए, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला था। पर अब तभी ऑगी रॉड्रिक की कहानी सुनने से मना कर देता है और वो वहां से जाने लगता है क्योंकि रॉड्रिक ने अभी तक कुछ भी कन्फेस नहीं किया था। रॉड्रिक ऑगी को बोलता है कि कहानी पूरा होने दो वरना बच्चों की आत्माओं को बुरा लगेगा, और तभी पास की एक घड़ी बजने लगती है। रॉड्रिक बोलता है कि उसके बच्चे चाहते हैं कि उनकी कहानियों को कोई सुनने वाला हो, और वो ये भी ऑगी को बताता है कि सारे बच्चे यहीं पर मौजूद हैं, पर वो ऑगी को दिख नहीं रहे। अब तभी एनाबेल ली छोटी फेड्रिक को लेके आती है और रॉड्रिक अपने बच्चे को खिलाने लगता है, पर उसकी गोदी में ही फेड्रिक का छोटा रूप 2 टुकड़ों में बच जाता है और रॉड्रिक के होश उड़ जाते हैं और सीन जाता है 1979 में। फाइनली पास में अब वो दिन आ गया था जब कोर्ट में लॉयर्स की बैठक बैठती है और फॉर्चुनाटो कंपनी के लॉयर्स ऑगी के लॉयर्स का सामना करते हैं और अब रॉड्रिक को यहाँ पे सच बताना था। पर आपको क्या लगता है, रॉड्रिक ने सच का साथ देके कंपनी को थोड़ी हड़पा होगा? क्योंकि एंड में सारी बातों से मुकर जाता है और ऑगी के मुंह पे जूता मार देता है। सबके सामने ऑगी हो जाता है बर्बाद और रॉड्रिक अब ऑब्वियसली रूफस का सबसे प्यारा दोस्त बन जाएगा। ये सब कुछ एनाबेल ली को बिल्कुल भी नहीं पता था और सुनवाई के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके पति ने गलत का साथ दिया तो उसका दिल टूट जाता है। मैडलिन एनाबेल को बोलती है कि दुनिया एक दानव है और दानवों के साथ ही चलती है, पर जब एनाबेल ली रोने लगती है तो मैडलिन को एहसास होता है कि एनाबेल सच में एक अच्छी औरत है। सीन अब आता है प्रेजेंट में जहाँ पे मैडलिन आती है वर्ना से मिलने के लिए अपने पुराने घर, और वर्ना भी वहां पे मौजूद थी और वो ऑलरेडी जानती थी कि मैडलिन आने वाली है। यहाँ पे वर्ना और मैडलिन साथ में बैठ के बातें करते हैं और मैडलिन वर्ना को रुकने के लिए बोलती है, पर वर्ना बोलती है जो सौदा करा था वो तो पूरा होकर रहेगा, जिससे मैडलिन को आ जाता है गुस्सा और वो वर्ना की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। बट वो क्योंकि अगले ही पल वर्ना जिंदा हो जाती है। मैडलिन हार मान के बैठ जाती है वर्ना के पास और उसकी बात सुनने लगती है, और दूसरी तरफ लेनोर गेट तोड़ के अपनी माँ की डिमोनिक हालत देख लेती है और तुरंत पुलिस को बुलाती है। खैर अब वर्ना और मैडलिन करते हैं कुछ वियर्ड बातें। मैडलिन वर्ना से रीजन मांगती है इस सब का और वर्ना मैडलिन को देती है एक पोयम जो असल में एडगर एलन पो नाम के एक पोएट की सच्ची वाली पोयम थी, जिसमें मौत, जिंदगी, लोगों के एक्शंस और उनके नतीजों के बारे में बताया गया था। कहने का मतलब जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, और जो वर्ना है वो असल में उसी नतीजे को लोगों की आंखों के सामने रखने का काम करती है। मैडलिन को उसकी पोयम तो रत्ती भर भी समझ नहीं आती, और दूसरी तरफ फेड्रिक पहुंच गया था बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। बिल्डिंग टूटने से पहले फेड्रिक बिल्डिंग के अंदर जाकर टॉयलेट करता है पैरी को बेइज्जत करने के लिए, पर तभी फेड्रिक हो जाता है पैरालाइज और सामने आती है वर्ना। वर्ना फेड्रिक को बोलती है कि तुम्हें मैं आराम से मारने वाली थी, पर फिर तुम मोरेला को घर ले आए और फिर तुमने उसे नाइट्रेट दिया, और फिर तुम्हें प्लायर्स तो उठाने ही नहीं चाहिए थे, जिससे मेरा तो मूड ही बिगड़ गया। हमें अब पता चलता है कि जब एक पल के लिए फेड्रिक होश खो बैठा था तो वर्ना ने उसे वश में करके उसके व्हाइट स्टफ में नाइट्रेट मिलवा दिया था, जिसकी वजह से अब वो पैरालाइज हो गया है। वर्ना फेड्रिक की आवाज में लेबर को ऑर्डर दे देती है बिल्डिंग तोड़ने के लिए और बिल्डिंग टूटने लगती है।
एक बड़ी सी आरी फेड्रिक के ऊपर आकर पेंडुलम की तरह घूमने लगती है और फिर जैसे जैसे आरी अब नीचे आती है फेड्रिक के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह अशर परिवार का आखिरी बेटा मारा जाता है। फेड्रिक की मौत की खबर लेके अब मैडलिन पहुंचती है बेसमेंट में उस दीवार के पास जहाँ पे रॉड्रिक बैठा हुआ था और वो रॉड्रिक को बोलती है कि सब लोग मर चुके हैं सिवाय लेनोर के और तुम जानते हो कि लेनोर को बचाने का क्या रास्ता है। वो रॉड्रिक को लिगाडोन देती है और बोलती है कि एक हीरो बनो और अपने परिवार के बच्चों को बचा लो, जिसके बाद लेनोर के लिए रॉड्रिक अशर लिगाडोन के इस्तेमाल से मारा जाता है। मैडलिन वहां से चले जाती है ये सोच के कि अब वो भी बच जाएगी, पर मैडलिन के जाते ही आती है वर्ना और वो रॉड्रिक अशर को जिंदा कर देती है ये कह के, अरे मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। जिंदा करने के बाद वर्ना रॉड्रिक को बताती है एग्जैक्ट नंबर जो लोग अमेरिका में लिगाडोन की वजह से मरे हैं और फिर वो बोलती है कि प्लान अच्छा था तुम्हारा, अगर सौदा करने वाला सौदागर ही मर जाएगा तो सौदा रहेगा ही नहीं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रॉड्रिक अब वर्ना को यहाँ पे सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाता है, पर वर्ना उसे अपनी शक्तियों से डराकर गायब हो जाती है और उसके बाद रॉड्रिक को वो जेस्चर फिर से आकर एक और बार डराता है। वहीं लेनोर ने अपने पापा के खिलाफ पुलिस को स्टेटमेंट दे दी थी और वो मिस्टर पिम के समझाने पे भी स्टेटमेंट नहीं बदलती क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका अशर परिवार एक काला धब्बा है। खैर लेनोर की स्टेटमेंट से अब रॉड्रिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ फर्क पड़ता है कि मैडलिन ने बोर्ड से कंपनी बदलने की बात करी और रॉड्रिक को जिंदा देखकर मैडलिन भी चौंक गई थी। खैर वापस रॉड्रिक और ऑगी पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे रॉड्रिक बताता है कि 1980 के न्यू ईयर के बाद एनाबेल ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो अपने पति का काला रूप बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इतना ही नहीं, रॉड्रिक को आज एनाबेल दिखी थी फ्यूनरल के टाइम पे। एनाबेल ने रॉड्रिक से बोला था कि उसके पैसे ने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया और एनाबेल रॉड्रिक को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवा कर गई थी और अपने बच्चों की कब्रों पे जाकर रोई थी। सीन 1979 में जाता है जहाँ पे रॉड्रिक जब घर आता है तो एनाबेल उसे समझाती है कि उसे ऑगी को धोखा नहीं देना चाहिए था, पर जब रॉड्रिक नहीं मानता तो यहाँ पे फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। खैर दोस्तों, अब फाइनली खुलेगा कहानी का राज क्योंकि डेट आती है 31 दिसंबर 1979 जिस दिन की रात को मैडलिन और रॉड्रिक रूफस की पार्टी में थे और रूफस को अब रॉड्रिक पे अंधा विश्वास हो गया था। पूरी कंपनी में रॉड्रिक के ही चर्चे चल रहे थे और यही मैडलिन चाहती थी। पार्टी में अब मैडलिन रूफस को ड्रिंक करवाकर अपने साथ ले जाती है बेसमेंट में जहाँ पे मैडलिन पहले तो रूफस को सेड्यूस करती है पर फिर रूफस को कुछ हो जाता है क्योंकि मैडलिन ने ड्रिंक में मिला दी थी नींद की दवाई। रूफस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो रूफस को मैडलिन और रॉड्रिक दीवार में जिंदा चुन रहे थे और ये वही दीवार थी जिसे हमने पूरी सीरीज में देखा है। वो दोनों अपना मास्टर प्लान अब रूफस को बताते हैं और ये बात साफ थी कि रूफस का दिल जीतने के बाद रूफस ऑलरेडी रॉड्रिक की इतनी ज्यादा तारीफ कर चुका है कि जब अगले दिन रूफस गायब हो जाएगा तो बोर्ड कंपनी का अगला मालिक रॉड्रिक को ही बनाएगी। रूफस अपनी जान की भीख मांगता है पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैडलिन और रॉड्रिक एंड में दीवार बंद कर देते हैं, पर बंद करने से पहले वो उसे पहना देते हैं जेस्चर वाला मुखौटा क्योंकि उसने ऑलरेडी जेस्चर वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और इसका मतलब वो जो जेस्चर इस सीरीज में हमने देखा वो रूफस की ही आत्मा थी। खैर रूफस के मरने के बाद मैडलिन और रॉड्रिक जाते हैं उस बार में जहां पर वो मिलते हैं वर्ना से। पार्टी के बाद वर्ना उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों की दुनिया आज बदलने वाली है। वर्ना की बातें धीरे धीरे पर्सनल हो जाती है और वो ऑलरेडी जानती थी कि मैडलिन और रॉड्रिक ने आज क्या किया है और इसके बाद वर्ना टेबल पे रखती है एक सौदा जो ये था कि रॉड्रिक और मैडलिन दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग बन जाएंगे और कभी उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, पर इस सब के बदले जब रॉड्रिक और मैडलिन के मरने का टाइम आएगा तो उन दोनों के साथ अशर परिवार खत्म हो जाएगा, यानी कि अशर परिवार का हर एक वारिस मारा जाएगा और उनकी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। दोनों भाई बहन सौदे के बारे में सोचते हैं और वर्ना बोलती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी मौत बूढ़े होने के बाद होगी और दुनिया पे तुम लोग राज करोगे। रॉड्रिक ये सब सुनकर मान जाता है सौदे के लिए।
वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचता है, पर उसे सही लगता है ये सौदा, क्योंकि दोस्तों उसके बच्चे 50-60 की उम्र तक तो जिंदा रहेंगे ही, और सौदे की वजह से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल होगी, और इसलिए वो सौदे से नहीं झिझकता। मैडलिन भी इस बात को मान जाती है, और दोस्तों सौदे की ही वजह से मैडलिन ने कोई बच्चा करा ही नहीं था पूरी जिंदगी। अब यहाँ पे जो ये वर्ना है, आप इसे मौत का सौदागर कह लो या शैतान कह लो या फिर एक जिन कह लो, पर रिसर्च से मेरे को पता चला कि जो रेवन होती है वो अपोलो देवता की सवारी है, और अपोलो एक ग्रीक मिथोलॉजी का देवता था। अपोलो देवता को ही शायद इस सीरीज में वर्ना के रूप में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, अपोलो को भी पोएम्स वगैरह का शौक था, जैसे कि वर्ना को शौक है, और मेरे ख्याल से वर्ना अपोलो का ही एक अवतार है जो लोगों की इच्छा पूरी करके उनकी इच्छाओं को उनसे छीन भी लेती है। खैर, अब अगले दिन जब मैडलिन और रॉड्रिक बार से निकलते हैं तो बार हो जाता है गायब, और सामने थी वही दीवार जिस पे रेवन बनी हुई थी। ये देखकर रॉड्रिक और मैडलिन चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा। ये सब सुनने के बाद ऑगी अब प्रेजेंट में चौंक जाता है, जिसके बाद रॉड्रिक बताता है कि ऑगी अशर परिवार को कभी इसलिए ही नहीं पकड़ पाया क्योंकि वर्ना ने उनसे सौदा किया था। रॉड्रिक अब बताता है पिम के बारे में, जिसने आज सुबह वर्ना को पकड़ लिया था इसी पुराने घर में। उसने वर्ना को पैरालाइज करके पन्नी में रैप कर दिया था, पर अगले ही पल वर्ना उसके सामने खड़ी हो गई थी। ये देखकर पिम के होश उड़ गए थे, जिसके बाद वर्ना पिम के साथ भी वही सेम जगह पर बैठ के बात करती है, और वर्ना पिम की पूरी लाइफ उसके सामने खोल कर रख देती है कुछ ही मिनटों में। वर्ना के हिसाब से अब अशर परिवार मारा जाएगा और पिम बर्बाद हो जाएगा, और इसलिए वर्ना पिम को भी एक ऑफर देती है, पर पिम उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि उसके ऑफर का क्या मतलब है। और रिजेक्शन के बाद वर्ना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वर्ना को पिम के अंदर एक सच्चा इंसान दिखा था। अब उस रात को लेनोर अपने दादा की देखभाल के लिए रुकी हुई थी, और अपने दादा को सही राह पे चलने की सलाह देने के बाद लेनोर सोने के लिए चली गई थी अपने कमरे में, पर वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी वर्ना। वर्ना की आंख में आंसू थे, और ये साफ था कि वर्ना लेनोर को मारना नहीं चाहती, पर उसे अपना सौदा पूरा करना था। वर्ना लेनोर को अब सुनाती है एक कहानी जो थी मोरेला की। वर्ना बताती है कि मोरेला ठीक हो जाएगी और अशर परिवार की काफी सारी दौलत उसे मिलेगी, जिससे मोरेला एक रिसर्च सेंटर को खोलेगी और बीमार लोगों की मदद करेगी, और जितने लोगों की जान अब तक अशर परिवार की वजह से गई है उससे 2 गुने लोगों की जान मोरेला अपनी रिसर्च से बचाएगी अगले 10 साल के अंदर। ये सुन के लेनोर को बहुत ज्यादा खुशी होती है, और फिर वर्ना लेनोर के ऊपर हाथ फेर कर उसे बड़े प्यार से हमेशा के लिए सुला देती है, और लेनोर के साथ अशर परिवार के सारे वारिस मारे जाते हैं। ये सुन के ऑगी चौंक जाता है, क्योंकि लेनोर तो पूरा टाइम रॉड्रिक को मैसेज कर रही थी, पर रॉड्रिक बताता है कि वो मैसेज लेनोर नहीं, लेनोर का चैटबॉट कर रहा था जो उसकी बहन मैडलिन ने बनाया है, और वो चैटबॉट बस रॉड्रिक को एक ही बात बोल रहा था, अब और नहीं। खैर, कुछ देर पहले जब रॉड्रिक को लेनोर की लाश मिली थी तो वो रो रहा था, जब घर में आ गई थी एक रेवन। रेवन के पीछे पीछे जाते हुए रॉड्रिक को अपने मरे हुए बच्चों की और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, और इसलिए वो भागकर चले गया था ऑफिस में सारे अशर परिवार की आत्माएं वहां पे आई हुई थी, और रॉड्रिक सबको बोल रहा था कि जो उसने किया वो बिल्कुल सही किया, आखिरकार उसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। पर फिर सामने आती है वर्ना रॉड्रिक को लिगाडॉन से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बताती है, और दोस्तों वो आंकड़ा आसमान से लाशों के रूप में बरसने लगता है। उन सारे लोगों का खूनी रॉड्रिक था, और देखते ही देखते बिल्डिंगों के ऊपर लाशों के पहाड़ लग जाते हैं, और रॉड्रिक को समझ आता है कि वो चीज क्या है। वर्ना ने ही इसके बाद रॉड्रिक को बोला था ऑगी को बुलाकर उसे सारी कहानी बताने के लिए, और इसलिए रॉड्रिक गया था अपने पुराने घर। वहां पे रॉड्रिक ने पहले मैडलिन को बुलाया था, और जब मैडलिन को पता चला था कि लेनोर भी मर चुकी है तो वो भी समझ गई थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अशर परिवार खत्म हो गया है। घर के बेसमेंट में रॉड्रिक ने ऑलरेडी मैडलिन का सारा इजिप्शियन वाला सामान लाके रख दिया था, और वो मैडलिन को रानियों की तरह विदाई देना चाहता था।
खैर वो दोनों वहां पे ड्रिंक करते हैं, पर ड्रिंक करने के बाद मैडलिन हो जाती है बेहोश क्योंकि रॉड्रिक अब उसे मारने वाला था। बेहोशी की हालत में रॉड्रिक मैडलिन के साथ वो करता है जो इजिप्ट की रानियों के साथ करा जाता था उनकी मम्मी बनाने से पहले, और अब सीट फाइनली प्रेजेंट में वापस आ जाता है जहाँ पे ऑगी के होश उड़ चुके थे। बेसमेंट में से लगातार आवाजें आ रही थी और ऑगी रॉड्रिक से पूछता है कि क्या तुमने मैडलिन को पूरी तरीके से मारा था, और रॉड्रिक को याद नहीं था कि उसने मारा था या नहीं क्योंकि उसे कैडासिल की बीमारी थी। और तभी मैडलिन, जिसकी आंखों में सैफायर ठुके हुए थे, आ जाती है बेसमेंट से चिल्लाते हुए। मैडलिन तुरंत आके रॉड्रिक का गला दबाकर उसे पूरी तरीके से मारने लगती है और इसी के साथ अशर परिवार का घर टूटने लगता है। ये सारी डिमोनिक चीजें देखकर ऑगी अपनी जान बचाकर भागता है अशर परिवार के घर के बाहर, और बाहर निकलते ही उसकी आंखों के सामने अशर परिवार का घर टूट जाता है और मलबे के ऊपर उसे खड़ी दिखाई देती है वर्ना, जिसका सौदा पूरा हो गया। वर्ना अब बदल जाती है रेवन में और वहां से चले जाती है, जिसके बाद अशर परिवार का ये केस फाइनली खत्म हो जाता है। हमें पता चलता है कि जूनो को अशर परिवार की सारी धन दौलत मिली थी और जूनो ने पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसने पैसे को सही जगह लगाकर लोगों की मदद करी। मिस्टर पिम को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई, और ऑगी ने जो रिकॉर्डिंग करी थी वो उसे रॉड्रिक की कब्र पे ही रखकर आ गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे इस रिकॉर्डिंग का करना क्या है। ऑगी की कब्र के पास से जाने के बाद अशर परिवार की कब्रों के पास आती है वर्ना, जो पैरी की कब्र पे उसका मास्क रखती है, कमील पे उसका फोन, लियो पे बिल्ली का पट्टा, विक्टोरीन पे उसकी दिल की मशीन, टैमी पे गोल्ड बग, फेडरिक पे व्हाइट स्टफ, लेनोर पे सफेद फूल और रेवन का एक सुंदर पंख, मैडलिन पे सैफायर और रॉड्रिक पे उसका दारू का गिलास। वर्ना फिर रेवन बन के वहां से उड़ जाती है और इसी तरीके से अशर परिवार खत्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर सीरीज की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये सीरीज समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, आपको चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसमें सेम वीडियो जल्दी ही इंग्लिश में मौजूद होगी, तो तुरंत वहां पे जाकर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन्हीं से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।